बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन हज़रात, इफ्तिखार अहमद आयशा बख्श के हमरा आपको बजट 2025 और 26 की खसूसी नशरियात में खुश आमदीद कहता है। बजट की तैयारियाँ अरूज पर हैं। गुर्बत, बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी, तनख्वाहदार तबके पर भारी टैक्स, सनत, ज़राअत, IT सेक्टर, सेहत, तालीम और दिफा की माली हालत क्या इस साल हुकूमत के काबू में आ जाएगी या हाल पहले जैसा ही होगा? आवाम को बिजली के बिलों में कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं, या गरीब यूं ही पिसता रहेगा? खित्ते की बदलती हालत, IMF की शराइत और हुकूमती अखराजात क्या कुछ बजट पर असरअंदाज होगा? इन सब पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे आज के मेहमान हैं मोहतरम डॉक्टर हफीज़ पाशा, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, डॉक्टर सुलेमान शाह, मियाँ अबूज़र शाद, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उनके साथ मौजूद हैं शाहिद हुसैन असद, साबिक़ फेडरल सेक्रेटरी जिनका तल्लुक़ FBR से रहा। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद मोहम्मद मोहसन, डिफेंस इक्विपमेंट के डेवलपर हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फ़ारूक बाजवा साहब, किसान लीडर हैं। आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आशा, आप प्लीज़ शुरू कीजिए। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। और बजट को तो नंबर्स का कमाल कहा जाता है, तो देखना यह है कि बाकमाल लोग जो बजट बना रहे हैं वो आवाम के लिए कोई फ़ायदा ला रहे हैं या फिर से इम्तिहान। डॉक्टर हफीज़ अहमद पाशा साहब, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। सियासी मसलतें जो हैं वो बजट को अवामी नहीं बनने देती हैं। आपके ख्याल में बुनियादी खामी किस जगह पर है या क्या है जो बजट अवामी नहीं बन पाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बजट में जो मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं उसमें मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ज़्यादातर होता ये है कि जो अशरफियाँ हैं मुल्क के, यानी कि जो अमीर और ताकतवर तबके हैं, उनके लिए पहले ये सोचा जाता है कि क्या हम कर सकते हैं, और जो कि कुछ हद तक इसलिए मुनासिब है कि वो उनकी वजह से शरह नमू में इजाफ़ा हो सकता है। मगर कोशिश ये होनी चाहिए कि एक बैलेंस्ड बजट पेश किया जाए जिसमें यकीनन आप मुख्तलिफ़ सेक्टर्स को एनकरेजमेंट और आगे बढ़ने की कोशिश किया जाए, मगर साथ साथ आवाम के जो ज़रूरियात हैं, बेसिक ज़रूरियात हैं, उन पे आपको तवज्जो देना चाहिए। और कोशिश ये होनी चाहिए कि जहाँ गुंजाइश हो वहाँ टैक्स कम करें खाने पीने के अशिया पर, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम हैं उनको आगे ले जाने की पूरी कोशिश करें। ये सुलेमान शाह साहब, आप क्या कहेंगे इस सारी सूरत में? देखिए, आई थिंक एक बहुत गलतफहमी है मीडिया की भी और अवाम की भी, और जो भी डिस्कशन हम करते हैं, ये बजट अवाम के लिए नहीं बनाया जाता, ये बजट हुकूमत के लिए बनाया जाता है। सुलेमान शाह साहब, हफीज़ साहब तो कह रहे हैं कि अशराफिया के लिए बनाया जाता है। नहीं, ये हुकूमत का पेट पालने के लिए बनाया जाता है, हुकूमत के अखराजात पूरे करने के लिए बनाया जाता है, और आपकी जेब में से पैसे निकाले जाते हैं ताकि हुकूमत को हम और बड़ा कर सकें। सो बेसिकली ये बजट अवाम का बजट नहीं है, ये आपके घर का बजट नहीं है। ये बजट जो है ये हुकूमत पाकिस्तान का है, सूबाई हुकूमतों का है और ब्यूरोक्रेसी का है, और उनको पालने के लिए, उनकी तनख्वाहें देने के लिए, उनके अखराजात देने के लिए। और इसमें बहुत से जो हैं वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उनको दिया जाता है, सब्सिडीज़ दी जाती हैं, उन गलत जगह पे सब्सिडीज़ दी जाती हैं। अबूज़र शाह साहब, ये जब सब्सिडी की बात होती है, आपके बारे में बात होती है, मैं बता देता हूँ जी। हाँ, बोले सर। देखें, कराची से लेके गिलगित तक और कोयटा से लेके डेरा इस्माइल खान तक आपके 15,000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप मौजूद हैं। क्या किसी एक पे भी कैमरा लगा हुआ है? नालायकी की बात कर रहा हूँ। 10 बाई 10 की दुकान पे आपने IPO सिस्टम लगा दिए हैं। लग गए हैं? लग गए। अरे श्योर सर? लग रहे हैं सर, लग रहे हैं और लग गए हैं। आप एक 10 बाई 10 की दुकान का हिसाब ले रहे हैं, और जो 30% के करीब आपके बजट का वॉल्यूम है ऑयल का, उसके ऊपर कोई कैमरा नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जो काम आपने करना होता है वो रातों रात हो जाता है।
2 मई को जो शब खून मारा गया है कि अपील राइट ख़त्म कर दिया गया है टैक्स पेयर का, मुझे ये बताइए क्या दुनिया में ऐसा काला कानून है कहीं? जो कानून आपने पास करना होता है, तनख्वाहें 4 गुना बनानी होती हैं, उसके लिए आपके पास माइक्रो सेकंड में आप मसले हल करते हैं। इस तरफ आप क्यों नहीं आए? इशू फिर क्या आपने फ्रेम किया? ये इशू है सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों के लिए है, ये इशू आप जिम्मेदार हैं? ये सर इशू ये जो 50,000 के करीब ड्यूल नेशनल गवर्नमेंट में बैठे हैं, टेक्नोक्रेट बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट बैठे हैं और पॉलिटिशियन बैठे हैं और बिजनेसमैन बैठे हैं। पूरी दुनिया में ये नहीं है कि कोई ड्यूल नेशनल किसी अहम पोस्ट पे हो। आप इनको शरफिया समझते हैं? ये शरफिया ही और क्या है? जी मुझे आप बताएं अपना। सर मैं अबूजर शाह साहब से पूछना चाहूंगी क्योंकि 2 साबिक वज़ीर खजाना तस्लीम कर रहे हैं कि बजट अवामी नहीं है, तो अवाम तो आज तक ये सोचती है कि आप बजट उनके लिए बना रहे हैं। सर जी जो आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आपकी कितने % मईशत अनडॉक्यूमेंटेड है, आप उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जो अभी यहाँ पर इतराजात उठाए, प्योर सिस्टम आपका पूरी तरह इफेक्टिव नहीं है, पैसा आप इकट्ठा नहीं कर पा रहे, अवाम की दोनों जेबों में आपका हाथ है। बहुत अच्छा सोल्यूशन है। मैं शायद साहब से पूछूंगी ना, 1 सेकंड का मेरा सोल्यूशन ले लें। 10 करोड़ 53 लाख अकाउंट होल्डर 55 बैंकों में है। अगर स्टेट बैंक और FBR और तमाम बैंक एक कमरे में बैठ जाएं, माइक्रो सेकंड में आप टैक्स नंबर अलॉट कर सकते हैं। क्यों नहीं करते आप? नहीं FBR इनका जवाब दीजिए। आखिरी सवाल जो रेज किया उन्होंने बैंकों वाला, उसका वहां से शुरू हो। देखिए बैंकों पे एक दफ़ा 2013 में हमने कानून बनाया था कि वो हमें सर्टेन इन्फॉर्मेशन देंगे और वो 5-6 साल तक हाई कोर्ट्स ने उन पर स्टे दिए रखे। बड़ी मुश्किल से वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो आपको पर्सन बाय पर्सन इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं, एक इकट्ठी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हमने इतना टैक्स काटा है, वो आपको दे दिया, पैसे दे देते हैं डिडक्शन करके, बट दे डोंट प्रोवाइड यू द डिटेल्स। और उसमें आपका बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप फरमा रहे हैं कि अशराफिया है, बैंक भी तो अशराफिया कई हैं और कोर्ट्स पे स्टे उनको मिल जाता है। हमारा सिस्टम इस तरह का है, या तो हम इस तरह का रातों रात सख्ती करते हैं, जैसे अभी अबूजर साहब कह रहे थे कि एकदम से आप अपील का राइट ख़त्म करते हैं, या फिर आप उनको इस पर कन्विंस नहीं करते कि जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो वक्त पे आनी चाहिए। असल तो बात यह है कि हर काम में आपका CNSE यूज़ होता है। असल ये है कि डॉक्यूमेंटेशन का जो इशू है वो पाकिस्तान में बहुत बहुत सीरियस है, और ये एक डॉक्यूमेंटेशन का पहलू हिस्सा है कि आपके पास एक वेरीफाइबल प्रोसेस हो, मगर उसकी वजह से लोगों की ट्रू टैक्स लायबिलिटी पता न चल जाए। लोग नहीं चाहते, और ये वजह है। लोग नहीं चाहते तो ना लिया गया। तो नतीजा ये है कि दे आर एबल टू prevent the upgradation of the process, move towards documentation, प्रॉपर ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, इसलिए नहीं हो पाता। सलमान शाह साहब पॉलिटिकल विल क्यों वीक है? नहीं ये आई थिंक इशू नहीं है। इशू ये है कि देखें आप छोटे दुकानदार को या छोटे कारोबारी को आप ये ना समझें कि वो नेस्ले है या वो कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिसके पास हज़ारों अकाउंटेंट्स हैं और पूरा उसका निज़ाम है। अब हमारा जो निज़ाम है कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप किसी की नेट इनकम तलाश करने जाएंगे तो उसमें ग्रोस इनकम से लेके उसके अखराजात, उसकी किस किस्म कितने पे उसने चीज़ें ख़रीदी, कितने पे बेची, तो बड़ा मुश्किल चीज़ है जिसकी डॉक्यूमेंटेशन हमारे छोटे कारोबारियों के पास नहीं है। सर ये तो बड़ी अजीब सी बात है। हम 11-12 करोड़ थे, मुश्किल था, आज हम 25 करोड़ है, 10 साल बाद हम 40 करोड़ होंगे, तो फिर क्या जवाब बचेगा इस सारी गुफ्तगू? हमारे जो निज़ाम है ये यूरोप का निज़ाम यहाँ पे नहीं चल सकता। बिकॉज हमारे मुल्क में हर दुकान में एक मशीन है, मशीन देखिए, और वो आप जो चीज़ खरीदते हो उसकी वो रसीद देती है। बिल्कुल देती है। तो आपको क्या इशू है? अगर आप ग्रोस इनकम के ऊपर टैक्स लेंगे तो वो आसानी से कलेक्ट होगा, लेकिन अगर आप नेट इनकम पे जाएंगे तो फिर ग्रोस में तो आए, उसी में तो तैयार वो निज़ाम नहीं है ना। ग्रोस इनकम का निज़ाम तो नेट इनकम के ऊपर है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको इतना सिंप्लीफाई मत करो। इफ्तिखार करना चाहिए वैसे। निज़ाम को सिंप्लीफाई करना है, निज़ाम को सिंप्लीफाई करना चाहिए, एनालिसिस को सिंप्लीफाई मत करो। एनालिसिस को क्यों ना सिंप्लीफाई करूं, निज़ाम को सिंप्लीफाई करें। अब एक नई चीज़ आई है, वो है कि ये कहा गया कि हम डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के
माहिर होते जा रहे हैं। इज़ इट इफेक्ट? इफ्तिखार साहब, मैं इत्तेफाक से उस टीम का हिस्सा था एयर चीफ मार्शल मुसफ़ मीर ने जिसको JF-17 डेवलप करने पे लगाया था। मैं कामरा का बोर्ड मेंबर रहा हूँ 6 साल, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 की डेवलपमेंट में लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन कोलैबोरेशन विद चाइना इतना एक्सपर्टीज़ हासिल कर लिया है कि अब हम 5th जनरेशन इक्विपमेंट भी खुद बना सकते हैं, बेच सकते हैं। हम बेच सकते हैं, और हम ट्यूनीशिया से लेके इंडोनेशिया तक हम अपने JF-17 बेच रहे हैं। 25 से 30 मिलियन डॉलर का ये जहाज़ बिक रहा है, और इसने यूरोपियन इक्विपमेंट को और अमेरिकन इक्विपमेंट को चैलेंज किया है। अब हम फील्ड में प्रूव हो गए हैं कि हमने JF-17 को एक अच्छा इक्विपमेंट बना लिया। इसके साथ जो मिसाइल लग रहे हैं उन्होंने अपने टारगेट्स पूरे किए हैं। हमने दुनिया के बेहतरीन राफेल तैयारों को गिराया है, और हमें F-16 जैसे जहाज़ नहीं लेने चाहिए। डिफेंस इक्विपमेंट बेचने के लिए आप तैयार हैं? हम तैयार हैं सर। हमारा एक इदारा है डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन डेपो के नाम से, वो अब ये सौदा बेच रहा है। लेकिन हमारे पास अल खालिद टैंक है, उसका इंजन 1200 हॉर्स पावर का हम लोकल नहीं बना रहे। फौज को चाहिए कि फौरन इस टैंक के इंजन को लोकल बनाए। जबरदस्त। वो हम क्राइसलर से लेते हैं, जब क्राइसलर का मूड आता है उसकी स्विच ऑफ कर देते हैं, और हमारे अल खालिद टैंक खोखे की तरह खड़े हो जाते हैं। F-16 के हम लोग इसलिए ख़िलाफ़ हैं कि उसको स्टार्टअप से रोक दिया सकता है। अमेरिका जो है उसको GPS से उसको टर्न ऑफ कर सकता है। हमें चाहिए कि जल्द अज जल्द इन जहाज़ों को बेच दें किसी और को, और $60 मिलियन पर एयरक्राफ्ट वापस पैसे कमाएं। इसी तरह लोकल प्रोडक्ट्स भी हमारी मार्केट में जगह बना रही है, जिस तरह इफ्तिखार साहब पूछ रहे हैं और आप बता रहे हैं। अभी मौजूदा हालात में, जैसे अर्लियर भी बात प्रोग्राम से पहले हम करते, हमें दिफाई बजट को अगर इंक्रीज करना है तो खुद हमारी अपनी जो सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमारे दिफा को कुछ दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमने जो अपने पास हमारे पास दिफाई प्रोडक्ट हैं उनको सेल करें और पैसे कमाएं। हम बजाय इसके कि डिफेंस बजट को एक लायबिलिटी बनाएं, हम उसको एसेट बनाएं। हमें नेवल, हमारे पास शिपयार्ड है, हमें चाहिए कि अपने फ्रिगेट्स बनाएं और हम एक्सपोर्ट करें। और ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए। हमने जो यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए हाई स्पीड ड्राइव्स बनाई, वो टेक्सटाइल सेक्टर में इस्तेमाल होती हैं, वो स्पिनिंग सेक्टर में इस्तेमाल होती हैं। एक पूरा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। तस्लीम कर रही है दुनिया, हमारी प्रोडक्ट से लेके कैपेबिलिटीज को हालिया वाकये के बाद से दुनिया तस्लीम कर रही है, और हमें चाहिए कि इसको कैपिटलाइज करें, सौदा बेचें, और कम से कम अपना डिफेंस बजट जो है हम एक्सपोर्ट करके कमाएं। माने मोहसिन साहब, ये आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान के दिफाई बजट पर जो हम असरअंदाज हो रहे हैं और किसी और जगह से पैसा दिफाई बजट में लगा रहे हैं, खुद दिफाई बजट को इम्प्रूव करके हम पैसा कमा सकते हैं। आप ये क्या दिफाई बजट को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। हमें बजट के ऊपर हमें अपनी जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं उसको भी ख़त्म करें। हमें अपना बजट बैलेंस करना चाहिए। हमें $60 बिलियन की इंपोर्ट को बैलेंस करना चाहिए। माय क्वेश्चन इज कि जो आप कह रहे हो कि डिफेंस इक्विपमेंट डेवलप हो रहे हैं, क्या उनको डेवलप करके हम कमाई करके अपने डिफेंस बजट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं, और ग्रेजुअली हमारे डिफेंस बजट को टोटली अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, बल्कि उसको कमाऊपुत बनना चाहिए, दुनिया में बेचे। अमेरिका भी अपने डिफेंस बजट से पैसे कमाता है, हमें चाहिए कि अपने डिफेंस बजट से पैसे कमाएं और अपने आप को सेल्फ सस्टेनेबल उसके ऊपर स्टेटस के ऊपर लेकर आए। हम तीनों फोर्सेस के लिए हमारे पास कैपेसिटी है चीज़ें बनाने की और बेचने की। और इसके साथ ही मेरा एक और सवाल है कि जो कुछ हुआ पिछले दिनों पाकिस्तान भारत जंग के दौरान, क्या इस सूरत हाल को अगर हम सामने रखें तो पाकिस्तान का दिफाई बजट बढ़ाया जाना चाहिए? सर, सबसे पहली बात है हमने सन 1998 में 2000 से लेके हमें 25 साल लगे अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करने के अंदर। ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हमें चाहिए कि हम सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लोकल करें। मैंने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर गवर्नमेंट के साथ काम किया है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको जारी रखें, लेकिन हमें अपने बजट के हमें ऊपर वजन नहीं डालना चाहिए। हमें चाहिए कि हम खुद उस चीज़ को बाहर एक्सपोर्ट करें और पैसे कमाएं। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ किसान लीडर फारूक बाजवा साहब मौजूद हैं। बाजवा साहब, एग्रीकल्चर हम जो हमेशा से पढ़ते आए कि बैकबोन है हमारे अर्निंग का पाकिस्तान के लिए, मगर अब पिछले कुछ सालों से हम बार बार ये देख रहे हैं कि मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, उस तरह का हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है एग्रीकल्चर से जो कभी मिलता रहा है। आपके ख्याल में कहाँ से बड़े मसाइल शुरू हुए और वो क्या है जो एग्रीकल्चर पीछे चला गया है? गुज़श्ता 1.5 साल में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से 2000 अरब रुपए का किसान को नुकसान पहुंच चुका है, और उसमें उसकी 4 फसलें जो हैं वो क्रैश प्राइस पे बिकी हैं। उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात 2 चीज़ें हैं।
सबसे बड़ी जो चीज़ है इनएफिशिएंसी, जिन्होंने फैसले किए दे वर इनएफिशिएंट पीपल्स। वो ज़राअत को नहीं समझते, उनको पता नहीं है कि हमारी 65% आबादी अपनी गुर्बत की वजह से शहरियों की इमारत बना के बैठी हुई है। आपका आइन ये कहता है कि आपके NFC अवार्ड का जो 2/3 है यानी 55% है वो पॉपुलेशन बेस पे डिवाइड होगा। 2/3 आबादी पे आप मुझे गुज़श्ता 1 साल का बता दें कि पिछले साल आपने कितना NFC अवार्ड खर्च किया। ये दो आप इनका जो सवाल है NFC अवार्ड में तकसीम कितना खर्च किया आपने करते हैं? देखिए, ये जो पैसा है NFC अवार्ड का, ये प्रोविंसेस को जाता है और इसमें जो सबसे बड़ा वेट हम दिया गया है वो पॉपुलेशन को दिया गया है। बट सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो बजट है फेडरल ख़ास तौर पे, उसका रुझान जो है वो एग्रीकल्चर पे इतना ज़्यादा नहीं है जितना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का है। अब ये देखना है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक और बात कह दूं प्लीज़। देखिए, हम इस बात से बहुत परेशान हैं कि हमारा जो ज़री शोबा है उसमें हमने बेशुमार काफ़ी अरसे से एक पॉलिसी जिसे हम कहते हैं प्रोक्योरमेंट और सपोर्ट प्राइस का निज़ाम रखा था, और इससे हमने अपने फार्मर को ये गारंटी दिया था कि आपको कम से कम ये प्राइस मिलेगी, जो नहीं मिल रही। जो अब आपने ये किया IMF के प्रेशर की वजह से आपने प्रोक्योरमेंट और सपोर्ट प्राइस का निज़ाम ख़त्म कर दिया है। जी फारूक साहब, यही इशू है आपका? इससे भी बड़ा इशू ये है जनाब कि हमारी जो है प्रोड्यूसिंग क्लास है और जो प्रोड्यूस करती है उसको नेक्स्ट जो क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए फाइनेंस चाहिए, वो आपके सिस्टम में नहीं है। उसका आउटलेट चाहिए, वो आपके सिस्टम में नहीं है। वो प्रोविंशियल मैटर होने के बावजूद फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से निगलेक्ट है। ये फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान की ज़राअत का सबसे बड़ा एनिमी है, और जो प्रोविंशियल है वो चूँकि दे रिप्रेजेंट द फेडरल गवर्नमेंट, दैट इज़ वाई वो उनका इंटरेस्ट आपकी 65% जो पॉपुलेशन प्रोड्यूस करती है आपके लिए गंदम, कपास, चावल, फल, फ्रूट, उनके लिए नहीं है। आपके आपके NFC अवार्ड में हम डिप्राइव्ड हैं। आपका सबसे बड़ा फेडरल गवर्नमेंट का जो हमारा एक्सपेंस है वो आपका ये डीज़ल है। डीज़ल कोई 5 अरब लीटर से ज़्यादा किसान इस्तेमाल करता है, जिस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अगर 150 रुपया फ़ी लीटर उस पर इस्तेमाल में लाती है, तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि कितने अरब रुपया, कितने 100 अरब रुपया हमसे लेती है। अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट आपकी तो एक प्राइस थी ना जी सिर्फ गंदम में, कि गंदम के अलावा तो सारी आपकी ओपन मार्केट है। आपकी कपास क्रैश कर गई, आपकी चावल क्रैश कर गई कि आपने कपास के रकबे में चीनी को प्रेफरेंस दी। आपका टोटल मेरा एक सवाल होता है ना, ये ऐसा गलत है नहीं, इट इज़ वन फैक्टर। प्लीज 20 लाख एकड़ रकबे पे आपका गन्ना काश्त हुआ है, 35 लाख रकबे पे आपकी कपास काश्त हुई है। पिछले 5 साल पहले ये 70 लाख एकड़ पे थी। क्यों डाउन हुई? बाकी पे तो नहीं गई। इसका मतलब है कि आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन कॉटन जो है वो महंगी हो गई है, इतना महंगा हो गया है कि उसके अगेंस्ट आपकी जो उसकी प्राइस और उसकी आउटपुट जो है वो उसको मीट नहीं कर रही। आपकी तजवीज़ क्या है? मेरी ये तजवीज़ है कि आपका बुनियादी तौर पर ये मुल्क एग्रीकल्चरिस्ट है, इसके लिए आपकी फाइनेंसेस जो हैं उसकी आबादी के लिहाज से और उसकी अहमियत के लिहाज से अवेलेबल होनी चाहिए। जी बाजवा साहब, एक सेकंड, मुझे एक बात यहाँ पूछिए। बाजवा साहब, ये फरमाइएगा, आप जब खुद तस्लीम कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सेक्टर है, कि आपने जदीद दौर के हिसाब से उसको अपग्रेड किया है? दुनिया में छोटी छोटी जगहों से लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं और प्रोडक्शन दे रहे हैं। क्या हमारा इन डेप्थ अगर मैं बात करूं, पंजाब, सिंध, KP, बलूचिस्तान, क्या किसान उतना इक्विप्ड हुआ है, जदीदियत सीख पाया है? करने का काम तो ये था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ काम हुआ? पाकिस्तान बना था तो आपकी मेजर क्रॉप गंदम जो है वो 10 से 15 मन पर एकड़ थी। आज इस 2 सालों में जो क्रैश कर गई हैं, इससे पहले आपकी 40 से 45 मन तक यही किसान लेके गया विद व्हाट रिसोर्सेज। स्टेट बैंक की रिकॉर्ड में आपके पास, आपने तो पैसा ही नहीं दिया। रिसोर्सेज ये थे कि अच्छा बीज था? नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा बीज अच्छा नहीं था, उसकी अपनी एफर्ट थी। अच्छा बीज कोई रेलेवेंट, आज किसान की एफर्ट नहीं है। वन फैक्ट। दूसरा,
आपकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं ये 70s के बाद आई हैं। पहले वो 70s के बाद जैसी आई हैं उसको उसने अडॉप्ट किया। ठीक है। तीसरी चीज़ है चूँकि रिसोर्सेज चाहिए टेक्नोलॉजी के लिए, तो पैसा टेक्नोलॉजी का कहाँ से आएगा? ठीक हो गया। ठीक है, अब इक्विप्ड नहीं है, इक्विप्ड नहीं। अच्छा, उसके बाद हमारा जो सोर्स ऑफ जैसे मेरे भाई ने कहा कि जी आपकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में रिसर्च, हमारा मेन रिसोर्स ऑफ रिसर्च जो है वो गवर्नमेंट के इदारे हैं। ख्वाजा, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। इस खुसूसी नशिस्त में एक बार फिर गुफ्तगू में खुशामदीद कहेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ और मौज़ूआत पर बात आगे लेके चलते हैं। आप लोगों की तरफ अगर मैं आऊँ यहाँ पे दोबारा, पाशा साहब आपके पास और शाह साहब के पास सवाल एक ही है कि पिछले इस 9 माह के अंदर, मार्च तक के फिगर्स है मेरे पास, जुलाई से मार्च, तनख्वाहदार तबके की जेब से 400 अरब टैक्स के नाम पे गया, 400 अरब से भी ज़्यादा। करीबन बाकी तमाम टैक्स को देखा जाए तो सब नंबर्स तो मैं नहीं पढ़ती, 10%। आसान हदफ है बजट बनाते हुए कि आप तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स डाल दें? ये आसान काम होता है कि हर लीटर पेट्रोल के ऊपर 70 से 80 या 100 रुपए तक लेवी डाल दें? ये बजट बनाते हुए थॉट प्रोसेस नहीं देखा जाता कि किससे लेना आसान और किसके लिए देना मुश्किल है? क्योंकि अभी पहले सलमान शाह साहब ने बात की थी कि देख के देना चाहिए कि हमें क्यों आसान नहीं रहा CNIC को NTN में बदलना, क्योंकि हर बंदा नहीं कर सकता। ये आसान काम लगता है बजट बनाने वालों को कि जेबों से निकाल लो जहां से आसानी है, जो नेट में है उनकी जेबों पे हाथ। शाह साहब जवाब नहीं, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और एक्चुअली जो अभी मेरे भाई बात कर रहे थे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, हमारा जो NFC का निज़ाम है उसके मुताबिक रिसोर्स एलोकेशन 83% आप पॉपुलेशन बेसिस पे देते हैं। तो उनका पॉइंट ये था कि 60% के करीब अगर देहातों में लगती है पॉपुलेशन रहती है तो वो रिसोर्सेज 60% कम से कम देहातों में जाने चाहिए। और हम देखते हैं कि देहातों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है। जो फार्मर के सपोर्ट सिस्टम्स हैं जिसमें अच्छा बीज मिलना चाहिए वो बीज नहीं मिलता, जो उसको अच्छी खाद नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, वाटर मैनेजमेंट नहीं है, फिर मार्केट तक रसाई नहीं है। इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि ये एग्रीकल्चर जो पाकिस्तान का एक किस्म का सबसे बड़ा सेक्टर होना चाहिए था वो तो श्रिंक हो गया। और उसमें हमारी वजह ये 18वीं तरमीम है? नहीं, श्रिंक की वजह जो है वो अभी हमने बात की कि ना अच्छा बीज है, ना अच्छी टेक्नोलॉजी है, ना पानी मैनेजमेंट की ठीक हम कर सकते हैं, ना मार्केट्स तक हम जा सकते हैं। क्यों नहीं सर, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये होंगी तो चीज़ ग्रो करेगी। ये बताता है आपको कि ये निज़ाम जो है हमारा ये फेल हो चुका है। ये निज़ाम जो है इसके तहत एक ब्यूरोक्रेटिक तरीके से आप जो मैनेज कर रहे हैं रूरल इकोनॉमी को, और ब्यूरोक्रेटिक तरीके से ही आप मैनेज कर रहे हैं अर्बन इकोनॉमी को। ये नहीं है कि अर्बन इकोनॉमी कोई बहुत बड़ी ज़बरदस्त बन गई है। अगर आप अपने शहरों को देखें, क्या करते रहे while you were in power? मैं तो ये कहूँगी अब आप लोगों को पावर की बात नहीं है, नहीं पावर की बात नहीं है, निज़ाम की बात। जब आप निज़ाम में, इस निज़ाम में जो भी जाएगा, इस निज़ाम में जो भी जाएगा वो उसी निज़ाम के मुताबिक चलेगा। निज़ाम को रिफॉर्म करना हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हम दोनों ने एक वक्त काम साथ भी किया है। बात यह है कि हमारे आइन में ये एक बहुत बड़ा प्रोविज़न मौजूद है लोकल गवर्नमेंट के इदारों का। जब तक आप लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ नहीं जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ख़ास तौर पे जिनका काम रूरल एरियाज़ में काम करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करना है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना है, हमने बहुत अरसे से लोकल काउंसिल्स को ख़त्म कर दिया है। पर आप चाहते हैं कि जो हुकूमत है वो जाए लोकल ग्राउंड लेवल पे जाए ना। पाशा साहब और सलमान शाह साहब, आप दोनों एक बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं सुनने वालों के लिए। आपको यकायक ख्याल आ गया कि आइन में मुकामी हुकूमतों का भी तज़किरा है। तो कभी जब आप पावर में थे, जब आप पॉलिसी मेकर थे, जब आप पॉलिसीज़ बना रहे थे, तो क्यों नहीं आपने इस पर दबाव डाला? क्यों नहीं आपने मजबूर किया हुकूमतों को? बहुत मैं अगर आप इजाज़त दें तो होता ये है
कि जब हमारे यहाँ जब जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई थी, आप उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, उस वक्त डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को बहुत सपोर्ट किया गया। और आपको याद होगा कि फील्ड मार्शल अय्यूब खान के दौर में बेसिक डेमोक्रेसीज को सपोर्ट किया गया था, विच वाज एक्सट्रीमली डाउन टू द ग्रास रूट्स लेवल। होता यह है कि मुख्तलिफ़ तरह की जब हुकूमतें आती हैं, हमारे आइन में अलबत्ता आर्टिकल 140A के तहत वाज़े तौर पर लिखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, और अगर ऐसी हुकूमत होती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टोटली इज़ कमिटेड टू रूरल डेवलपमेंट, तो उसके नतीजे में हमारे यहाँ काफ़ी काम हो सकता था। आजकल आप देखिए सिंध गवर्नमेंट का आज का अखबार आपने देखा होगा कि लोकल गवर्नमेंट्स के वापस आने में दिक्कत पैदा हो गया है। अच्छा अबूज़र साहब, ये जो बात हम लोकल गवर्नमेंट की कर रहे हैं 140A के तहत कि लोकल गवर्नमेंट ई प्रोविंस शैल बाय लॉ एस्टैब्लिश ए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, क्या अगर इनकी बात मान ली जाए तो इसका फ़ायदा आप लोगों को होगा? देखिए, बड़ा वैलिड पॉइंट है। इस वक्त आपके 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। अगर ये लोकल सिस्टम होता तो बच्चे बाहर ना होते। नंबर 2, 4 करोड़ लोग भीख मांगते हैं और 32 अरब रुपया डेली भीख मिलती है उनको। खरात में लोग देते हैं, चैरिटी करते हैं। नहीं, इसका लोकल बॉडी से क्या तलक है? ये तलक इसलिए है, मनी वाज फनल्ड थ्रू प्रॉपर्ली। अगर वो हो जाता, गुड वेरी गुड आंसर जी। ये इसीलिए है ना कि अगर ये लोकल बॉडी बनी होती तो ये मॉनिटरिंग होती। यस, और फंडिंग ठीक से होती। फंडिंग ठीक से होती। अब आपने जुल्म ये किया है कि 1.25 साल में 39.5% से गुर्बत बढ़ा के 42 को क्रॉस कर चुके हैं। यानी कि 11 करोड़ से ज्यादा लोग। कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट होगी कि मैं थोड़ा जिम्मेदार हूँ? कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट। आपका कोई रोल नहीं है? हमारा क्या रोल? 13 दिन आपका मेन हाईवे बंद रहा है, 500 अरब का नुकसान हुआ है। Who is the responsible? अगर लोकल बॉडी का सिस्टम होता तो ये ना होता। नंबर 2, अंडर इनवॉइसिंग हो रही है $8 अरब से ज्यादा। Who is the responsible? आप मान रहे हैं, खुद मान रहे हैं ना आपकी बात? सर मैं मानता हूँ। क्यों हो रही है? तो आपके जो चैम्बर्स हैं उसमें क्या एक्शन लेते हैं? मैं बताता हूँ ना जी, वो क्यों हो रही है। उसकी मेन रीजन ये है लाइकिंग डिसलाइकिंग ऑफ पोस्टिंग ऑफ ब्यूरोक्रेट। विच डिपार्टमेंट? गवर्नमेंट। देखिए डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट। आप तीनों की गुफ्तगू ये कह रही है कि निजाम किसी को भी निजाम है ही निजाम अपने लिए काम। ये निजाम जो है, ये निजाम हुकूमत में बैठे, इंतजामिया में बैठे, वो सिर्फ अपने लिए काम। ये निजाम 100 साल पुराना निजाम है जो अंग्रेज ने इस खित्ते को लूटने के लिए बनाया था। थानेदार से हुकूमत कराओ, टैक्स ऑफिसर से रिकवरी कराओ। ये निज़ाम जुल्म का है। आपकी गुफ्तगू मैं सुन रहा हूँ, काफ़ी अच्छी और ताकतवर गुफ्तगू करें, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए क्या जा रहा है, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। ख़ातिन साहब, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़ातिन साहब, ब्रेक पर मैं जब गया तो बहुत पायदार पाकिस्तान की बात हो रही थी, एक मजबूत पाकिस्तान के लिए तजवीज़ ज़ेर बहस थी। आइए इस डिबेट को वहीं से जारी रखते हैं जहाँ पे मैं इसको छोड़ के गया था। टैक्स अफसर, आप बोले 77 साल बाद भी हम यही बात कर रहे हैं, अब तो उनकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी ना। जरा एफबीआर कुछ तो डिलीवर किया। टैक्स अफसर साहब आप बताएं, सारा इल्जाम आप पर है। $8 अरब। ये 2000 में एफबीआर की टोटल कलेक्शन थी 300 अरब, ठीक है। आज है 12,000+ बिलियन। सर सारा तो आप सैलरीड क्लास की जेब से निकाल रहे हैं, जहां से टैक्स लेना है वहां से तो निकल नहीं रहा है। मेरा तो एक ही अलमिया है, सैलरीड क्लास की जेब में दोनों हाथ है, बिजली के बिलों के अंदर फिक्स चार्जेस हैं, गैस के बिल के अंदर फिक्स चार्जेस हैं। भाई मैं खुद सैलरी का बंदा हूं, मुझे पता है। सैलरी क्लास से 10 महीने में 437 बिलियन टैक्स आया है, जबकि जो हमने आसान ताजर स्कीम बनाई थी उससे कुछ 30-35 लाख आया है। अब आप बताएं गुर्बत कितनी है वहां पर? इसमें असल कसूर इस बात का है कि हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सके जो करना चाहिए। मैं बार बार जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर चीज़ के लिए CNSE इस्तेमाल तो होता है, लेकिन उसको सिर्फ मांगते हैं, कहीं फेंक देते हैं। उसको ऑनलाइन शेयर करना चाहिए। हम कई सालों से सुन रहे हैं। मेरी बात पूरी करें, गुफ्तगू अगर हमने आर्गूमेंट तो सुन लेना। देखिए CNSE जब इस्तेमाल होता है तो उसको ऑनलाइन शेयर करना चाहिए विद FBR। आप चाहे प्रॉपर्टी ख़रीदें, चाहे बैंक अकाउंट खोलें, चाहे मोबाइल कनेक्शन लें, चाहे गाड़ी ख़रीदें,
उसकी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। आप जाके लेते हैं, कोई भी शॉपिंग करते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से करते हैं और वो रसीद नहीं देता उसके बावजूद। मैंने FBR वालों को कहा था कि यार अगर वो रसीद नहीं भी देता तो जो डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से करता है उसकी डॉक्यूमेंटेशन तो होती है, तो आप क्यों नहीं उसको किस सिस्टम में लेके आ सकते। हमारा जो ऑटोमेशन का सिस्टम है FBR का, वो भी बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर लोग क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंटेड रिसीट समझी जानी चाहिए और वो FBR को उनकी टैक्स रिटर्न्स के साथ कंपेयर करने के काबिल होना चाहिए, जो हम नहीं कर पा रहे। अगर करें तो आपकी सारी सेल सामने आ जाएगी। अगर सारी सेल सामने आ जाए तो उसमें सप्रेशन ऑफ प्रॉफिट पॉसिबल नहीं रहता, चाहे लोग रसीद इशू कर रहे हों या ना कर रहे हों। ये मुझे बड़ा ही अच्छा इन्होंने जवाब दिया सर। 15 अरब डॉलर की आपकी जो इंपोर्ट गैस और पेट्रोल की है, उस पे तो गवर्नमेंट एक रसीद देने के लिए तैयार नहीं। 15,000 पेट्रोल पंपों पे क्यों नहीं रसीद जारी की जा रही? इसलिए नहीं जारी की जा रही क्योंकि ईरान का स्मगलिंग तेल भी बेचना है और डॉक्यूमेंट इसलिए नहीं हो रहा। बस सिर्फ ईरान के स्मगल तेल को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों से पैसे नहीं लिए जा रहे। सर आप रसीद कहां देते हैं? 15,000 पेट्रोल पंप कोई रसीद जारी नहीं करता। जनाब मिनिस्टर्स ये सही कह रहे हैं कि अगर उन पेट्रोल पंपों को काबू में लिया जाए तो पाकिस्तान के मसाइल ठीक हो जाएंगे। असल डिबेट जो है वो पाकिस्तान में जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट है कोई नहीं कर रहा। इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो वहीं पे आ रहे थे हम। नहीं, ये आपने टैक्स के ऊपर इतना ज़्यादा वक्त लगाया और नज़र आ रहा है कि भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई। नज़र आ रहा है कि FBR पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। नज़र आ रहा है कि बिजनेसमैन खुश नहीं है और वो प्रॉब्ली टैक्स सरमाकारी के बारे में मैंने बात की, इस तरह की निज़ाम में नज़र आ रहा है कि एग्रीकल्चरिस्ट वो खुश नहीं है, वो भी एक प्रॉब्लम में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इस मुल्क की वो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है। और इन्वेस्टमेंट जो है इस वक्त, ये आपको पॉइंट नोट करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट 10% ऑफ GDP से भी नीचे आ चुकी है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना इस इकोनॉमी में, किसी को कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आपका इस वक्त जो एंटरप्रेन्योर है वो तो टकरे मार रहा है FBR के साथ, वो बैंकों से कर्जे भी नहीं ले रहा। क्रेडिट टू द प्राइवेट सेक्टर जो है ऑल टाइम लो पे चले गया है। तो आपके नौकरियां कहाँ से आएंगी? आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ से होगी? क्या आपने हुकूमत का पेट पालना है और टैक्स कलेक्ट? आप मुझे ये बताएं ना कि आपने इकोनॉमी को ग्रो करना है या आपने टैक्स कलेक्ट करना है? दोबारा वही चलेगी। सो बात अब दोबारा की नहीं है, बात ये है कि इस वक्त डायरेक्शन आपने अपनी इकोनॉमी की सेट करनी है। सलमान शाह साहब आपने खुद कह दिया कि हमारे FBR पर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, बिजनेसमैन खुश नहीं है, बाकी तमाम सेक्टर्स खुश, तो फिर इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी जब निजाम ही आपका ठीक नहीं है? तो फिर इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने बात की कि निजाम जो है वो ब्यूरोक्रेटिक है, हर डिसीजन जो है वो ब्यूरोक्रेसी पे है। टू रिप्लेस इट सर, उसको आप मार्केट इकोनॉमी बनाएं, डीरेगुलेट करें, निकालें हुकूमत को बाहर, बिजनेस से प्राइवेटाइज करें, सारी चीजों को आप एक मार्केट के मुताबिक चलने दें। सलमान शाह साहब आप तो सपोर्ट करते हैं ब्यूरोक्रेसी को। सलमान शाह साहब आप डीरेगुलेशन की बात कर रहे हैं। टोटल डीरेगुलेशन चाहिए। की सरपरस्ती में चलने वाले तमाम निजाम को कर देना चाहिए क्या? ऑब्वियसली आप देख ले क्या हाल किया आपने, स्टील मिल का क्या हाल किया आपने, रेलवे का क्या हाल किया, यूटिलिटी स्टोर का क्या हाल किया। आप कोई प्रोजेक्ट ब्यूरोक्रेसी कामयाब कर सकते हैं। FBR को भी डीरेगुलेट कर दिया जाए। बिल्कुल करना चाहिए। एनर्जी सबसे बड़ा सेक्टर। आई एम आस्किंग यू वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, FBR को डीरेगुलेट कर दिया जाए। FBR को बंद कर दें, बंद कर दें जी सर। क्योंकि एक बात मैं बता दूं, क्योंकि कलेक्शन जो हो रही है वो तकरीबन 75% ऑटोमेटिकली हो रही है, एट सोर्स हो रही है। खत्म होगी ना कि एट सोर्स हो रही है, FBR की कोई जरूरत नहीं है, ये बात तय होगी। और आपने कहा आप आसानी से ऑटोमेटिक डिजिटाइज करें सारा काम, आप बैंक से सोर्स ले लें, आप सेल्फ असेसमेंट करें। इससे निकले ना, फिर आगे जाने दो ना हमें। नहीं सर, ये बंद करके 2.5% टैक्स लगा दिया जाए। देखिए मेरी गुजारिश सुनिए, देखिए घर का बजट बनाने के दो ही तरीके होते हैं ना। एक साइड पे ये कि मेरी आमदनी कितनी है, मैं आमदनी बढ़ाऊं, और दूसरी तरफ ये है कि मैं अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखूं या घटाऊं।
मैंने अर्ज किया कि 2000 में FBR टोटल 300 बिलियन इकट्ठा करता था और आप कह चुके हैं ना। सलमान शाह साहब कुछ और कह रहे हैं। सलमान शाह साहब आप कह रहे हैं जब सरमायाकारी नहीं होगी तो आपको कहां से पैसा मिलेगा, आमदन कैसे होगी? इस सवाल का जवाब क्या है? पहले मुझे एक बात कर लेने दीजिए। देखिए, खर्चा घर का जो चलता है वो दो तरीके से चलता है। एक तरफ मेरी आमदनी ठीक होनी चाहिए, दूसरी तरफ मेरे एक्सपेंसेस मेरी आमदनी के अंदर रहने चाहिए। आपका क्या मसला है कि आप जितनी मर्जी आमदनी बढ़ाते जाएं, आप अपने कर्जे बढ़ाते जा रहे हैं? क्या मुल्क में कोई बेहतरी हो रही है? बजट पर हमारी खुसूसी नशिस्त जारी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक ख्वाजात। आइए वापस चलते हैं माहिरीन के पास और सुनते हैं कि वो क्या तजवीज़ करते हैं। सर, इन्होंने कहा कि हमारे पास आमदन के ज़राए नहीं है। एक बहुत बड़ा आमदन का ज़रिया आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्या आपको इत्मीनान है कि हम जो छोटे ममालिक हैं ये चीज़ें उनको बेच सकते हैं? इफ्तिखार साहब, मैं दो चीज़ों को कवर करना चाहूँगा कि हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो हमारी टोटल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है उसको हमें ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। उसको ग्रो करने का रास्ता ये है कि जो हम इंजीनियरिंग इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं उस इंपोर्ट को कम करके उसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। अब हमने EVs मंगवाना शुरू की, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ड्यूटियां कम कर दी। हमें चाहिए था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर स्कूटी हो, लोडर रिक्शा हो, ये सब लोकल मैन्युफैक्चर होना चाहिए। हमने ड्यूटियां कम करके लोग इंपोर्ट पे इंपोर्ट किए जा रहे हैं। हम जितने स्कूटीज़ देख रहे हैं वो सारी इंपोर्टेड हैं। लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं, चाहे स्कूटी हो, चाहे लोडर हो, बस हो, ऑरेंज ट्रेन हो, हमें सब चीज़ें लोकल मैन्युफैक्चर करनी चाहिए। रेलवे का इंजन है, हमें लोकल बनाना चाहिए। हमारे पास इस्लामाबाद में बोगी मैन्युफैक्चरिंग है, रिसालपुर के अंदर इंजन मैन्युफैक्चरिंग की जगह मौजूद है। हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और सरकार इंपोर्ट करती है। जंगला एक्सप्रेस में जो गाड़ियां चल रही हैं टर्की से इंपोर्ट हुई हैं। ये गाड़ियां हमारी लोकल बस मैन्युफैक्चरिंग में बननी चाहिए थी। आप ये क्यों कह रहे हैं कि हमें करनी चाहिए? अगर हम ये कर सकते हैं तो हम कर क्यों नहीं रहे? हुकूमत कर रही है ना, हुकूमत गलत कर रही है। जिसने जंगला एक्सप्रेस बनाई उसने लाल गाड़ियां इंपोर्ट की। उनको चाहिए था कि हमारी जो डाइवू बन रही है, हमारी जो हीनो बन रही है, हमारी जो निसान लोकल बन रही है, लोकल बसें चलाएं वहां पे। तो गवर्नमेंट बस ही कल चाहिए, और कल चाहने के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप उनको 1000 गाड़ी का ऑर्डर एक रात को देंगे तो वो अगले दिन तो नहीं दे सकते। मोटिवेटेड डिसीजंस है हमारे। जी हाँ, ये डिस्टॉर्टेड डिसीजन है क्योंकि किसी पार्टी को फायदा देना होता है। एक पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि जनाब ये हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टाइमलाइन है और हमने उन चीज़ों पर ड्यूटियां बढ़ाते जाए। सोलर पैनल हमें चाहिए लोकली असेंबल करें। हम सोलर पैनल दबा के इंपोर्ट कर रहे हैं। हमें चाहिए कि सोलर की जो छोटी चिप है इंपोर्ट करें, पैनल लोकल बनाएं और आप 10 गीगावाट आप लोकल बना सकते हैं। साहब, मैं जाना चाह रहा हूँ फारूक साहब के पास, फिर मैं वापस जाना चाह रहा हूँ मिनिस्टर्स के पास, क्योंकि जो बुनियादी सवाल मिनिस्टर्स उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के आमदन के ज़राए को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को मजबूर किया जाए, इनवाइट किया जाए कि वो ये ज़राए और सरमायाकारी करें। लेकिन इससे पहले मैं 2-3 सवाल फारूक साहब से। फारूक साहब, ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, क्या इससे भी हमारी ज़राअत पर असर पड़ने वाला है? सर, ये ज़राअत का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो मौसमियातियों से ताल्लुक़ रखता है। क्या आप ये समझते हैं कि हुकूमत जो है ये ज़री जिनास के मामले में एक माफिया का किरदार अदा कर रही है? मैं आपसे एक गुजारिश करूं, आपकी 65 या 60% आबादी गांव में है, उसकी बेरोज़गारी का आपके पास डाटा है? जी, इनके पास है। नहीं है, बता रहे नहीं, डाटा नहीं है। वो बेरोज़गार हो तो वो 60% जो आपकी आबादी है उसका क्या फ्यूचर है? आगे चलते हैं, मुझे ये बताना पसंद है। एक आध सवाल और कर लूँ। नहीं, मेरे पास सिर्फ एक सवाल ये है कि इनको पता है कि हमारी जो मेजर क्रॉप्स हैं, कपास है, गंदम है, चावल है, उसके ऊपर उनको उगाने के लिए कितने हज़ार अरब रुपया लगता है और वो कहाँ से आता है? मेरे अपने असेसमेंट में 2500 अरब रुपये की रिक्वायरमेंट है। वो कौन देता है? क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो 1500 अरब रुपया हमसे वो टैक्स में डीजल में ले लेती है, उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है? मैं तो किसान की बात करूंगा, मुझे कोई तलक नहीं है शहरी आबादी बेरोजगार है या नहीं है। मुझे तो है कि मेरा किसान जो आपको खाने को चीज़ें देता है वो बेरोजगार हो गया। बात में बड़ा वजन है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि फसल की काश्त से पहले सरकारी रेट का इल्म होना चाहिए आपको? बिल्कुल होना। मेरा आप सवाल आपसे है। उससे पहले उससे पहले एक और चीज़ भी है। मुझे ये होना चाहिए कि मैंने ये जो चीज़ उगाई है ये भी इंडस्ट्री है, इसका पैसा कहाँ से आएगा?
1 लाख रुपए पे 1 एकड़ कपास का बीजा जाता है। मेरी अगर गंदम 50,000 की है तो बाकी 50 मैंने कहाँ से लाना है? अगर मैंने चावल जो है उसमें 70,000 रुपया किले का खर्चा है। तजवीज़ क्या है? मेरी तजवीज़ ये है कि ये सेगमेंट ऑफ सोसाइटी रूरल को एक्सेप्ट करे और इनका हिस्सा उनकी आबादी के हिसाब से कंट्रीब्यूट करे। आप ये कह रहे हैं कि आप जो उनका NFC अवार्ड के हवाले से आपने बात की, आप चाहते हैं कि वो जो पैसा आए वो किसानों पर खर्च हो, किस शक्ल में खर्च हो, इसको मुझे आप बता दें। जी, पहली चीज़ ये है कि उनको एजुकेशन की ज़रूरत है। एजुकेशन, ठीक है, उनको एजुकेशन नहीं मिली, स्कूल नहीं है, नहीं प्राइमरी स्कूल है, उसको उनको मेडिकल की ज़रूरत है, वो बीमार होते हैं। वहाँ पे BHUs नहीं है? नहीं है। अच्छा, बेसिक हेल्थ यूनिट है, वहाँ गाय बांध, ठीक है, मैं आप कैरी ऑन। उनको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, उनके बीमार बच्चों को और सिजेरियन केस को एम्बुलेंस की ज़रूरत है। उसकी आउटलेट क्या है? आपके पास क्या निज़ाम है कि उसकी गंदम? वो तो सवाल आ गया ना कि फसल काश से पहले ही सरकारी रेट होगा तो मुझे पता लगेगा गंदम का। यह है कि आउटलेट क्या है, आप जो भी रेट है आप मंडी में बेच रहे हैं। नहीं सर, आपका क्रैश प्राइस किसको कहते हैं? आउटलेट नहीं है। बिलो कॉस्ट क्यों बिक रहा है? आउटलेट नहीं है। ये आउटलेट से मुराद क्या आपकी? सर आपने चंद एक 10,000, 20,000, 25,000 जो है वो आपने आड़ती रखे हुए हैं और दे आर योर आउटलेट। रखे हुए से क्या बना? आपकी पंजाब जो है, आप कहते हैं कि पंजाब में सिर्फ मैं आपकी को पंजाब की बात कर रहा हूँ। नहीं, पंजाब में आपने मार्केट से कनेक्ट नहीं किया। मार्केट से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। मैं यही सवाल उनसे कहना चाह रहा हूँ, क्या आप कह रहे हैं कि आड़ती सिस्टम को खत्म कर दिया जाए? नहीं, इस वक्त आड़ती जो है ना वो आपकी बैकबोन है, वो आउटलेट है। अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी आपका तो अल्टरनेटिव आएगा तब है ना। इंडिया ने किया, आपने नहीं किया। आप अल्टरनेटिव बताएं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, आपकी गंदम है 11% उसकी प्रोटीन है, अमेरिका की 9.5 है। आपकी गंदम $200 में बिकनी चाहिए, आपने उसका आउटलेट नहीं बनाया। आपका सर आउटलेट से मुझे बताएं, क्योंकि मार्केट नहीं बनाई, आपकी TCB बनी है, उसको आप लेके नहीं गए मार्केट तक। तो यही सवाल तो मैंने कुछ देर पहले पूछा था कि आप अपडेट कितना हुए हैं, हमारा किसान कितना अपडेट हुआ है दुनिया में सामने आने के लिए। आप देखें, आपने TCB बनाई पंजाब की गंदम के लिए, कोई बनाई एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन? आपको ईरान ऑर्डर करे 10 लाख टन गंदम दे, कौन देगा इधर से? आपको चावल का है, कौन देगा इधर से? सब इंडिविजुअल एफर्ट है, सब इंडिविजुअल एफर्ट है। गवर्नमेंट का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है, आप ये कह रहे हैं, नो रोल। गवर्नमेंट का जो रोल है वो आपको पानी देना था। आपके पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट में 60 अरब रुपए की रिश्वत इकट्ठी होती है और किसान को। सर ये बीमारियों की बात कर रहे हैं फारूक साहब। प्रॉब्लम ये है कि जब आपने किसान को निगलेक्ट किया है और वो 60% है सर, और गुर्बत बढ़ेगी सर, मेरी तो भी पाकिस्तान में सवाल ये पैदा होता है, ये तो होगी ना लोगों को सुनाने की बात। जी, हल क्या तजवीज़ करते हैं? लेटेस्ट आपको बात बता। हाँ, हमारे पास इस सेगमेंट सोसाइटी में 2 लॉ हैं, प्रोविंशियल एंड फेडरल। फेडरल में FBR है, प्रोविंशियल में पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है। इन्होंने उसकी अमेंडमेंट करके गवर्नर से जो है वो रूल्स के तहत कंपनी 26% टैक्स लगा दिया है, जो पहले लैंड बेस था। खत्म होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए ना। गलत है, बिल्कुल ठीक है जी। आप सर क्या समझते हैं कि जो ये बात कह रहे हैं कि जो इनको ऊपर टैक्सेशन प्रोविजन लगी है वो नहीं होनी चाहिए? बात पहले मैं अगर आप इजाज़त दें तो भी कोई नहीं है। आज के डिस्कशन में यकीनन बजट की वजह से टैक्सेशन पे ज़्यादा बात हुई है, मगर आई सपोर्ट सलमान शाह साहब जो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट का जो पैमाना है, आपको मैं एक स्टेटिस्टिक दूंगा, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो पिछले साल इन्वेस्टमेंट हुई वो 25 साल पहले से कम हुई है। वजह इस वक्त बहुत से थे। एक तो उस वक्त पिछले साल की वजह एक बहुत बड़ी ये थी कि आपने इंटरेस्ट रेट को आसमान तक पहुंचा दिया था, 22% तक। अब कम हो गया, अब कम हुआ है, मगर उसके बावजूद जिस तरह आप कह रहे हैं कि डिमांड नहीं आया अभी तक क्रेडिट का, सिर्फ 400 अरब का डिमांड आया है प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट के लिए। दूसरा फैक्टर जो है कि आपका जो गवर्नमेंट का सेक्टर है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं आपको सबसे अहम सेक्टर का जिक्र करूं, पानी एग्रीकल्चर के लिए। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में
मेजर प्रोजेक्ट्स डायमर, बादशाह वगैरह 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 इंक्लूड करें, 34 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। पिछले 12 साल से थोड़े थोड़े पैसे लगा के चला रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है। हम बात सरमायाकारी की कर रहे हैं। सरमायाकारी में ये गवर्नमेंट की सरमायाकारी, गवर्नमेंट सरमायाकारी आप चाहते हैं कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट जो हैं उनको मुकम्मल करें? बिल्कुल। अच्छा शाह साहब, आप तो बढ़ रही है ना उन प्रोजेक्ट। आप सलमान शाह साहब, आपकी तजवीज़ क्या? देखिए, एक बात तो ये है कि हुकूमत को अब इकोनॉमी से निकल आना चाहिए, मतलब क्योंकि सर हम कहते हैं क्योंकि आपकी जो जितनी भी आपने डिसीजंस ली हैं, बड़ी बड़ी डिसीजंस ली हैं, वो गलत ले गए हैं। अगर आप किसान को एक तरफ कहते हैं हम आपको जाएं जो मर्ज़ी करें, जहाँ मर्ज़ी बेचें, लेकिन जब वो बेचने लेट से काबुल जाएगा तो आप नहीं जाने देंगे। उसके लिए कोई एक्सपोर्ट का आपने रास्ता नहीं निकाला, उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि उसको फाइनेंस किया जाए, उसके लिए मार्केट तक हम सरमायाकारी की बात कर रहे थे, हम फिर वापस किसी और जगह जा रहे हैं। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ द सिस्टम हु इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट। अब उड़ान प्रोग्राम में आप कह रहे हैं कि जी हमने 70 बिलियन से ऊपर ले जानी है एक्सपोर्ट, उसको करने के लिए 70 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे तो वो वहां जाएगी ना। अगर इन्वेस्ट ही नहीं होगा, गुफ्तगू में दो बातें बड़ी है हमारी, एक कि हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है हमारी, कोर्स आई मीन हमारा फोकस ही हमारे सिस्टम को कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, इवन हम खुद ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो और हमें हुकूमत को, ब्यूरोक्रेसी को इकोनॉमी से निकालना है। तो किसका मैंडेट होगा सर? जब आप कह रहे हैं कि निकालने का तरीका तो बता दें। भाई तरीका डीरेगुलेशन है ना, कानून को आप डीरेगुलेट करें। जब आप डीरेगुलेशन कहते हैं, हमारे सामने पूरा माजी है हमारा, पॉलिटिकली इंक्लाइंड गवर्नमेंट है जो पॉलिटिकली जिनकी विल अपने काम की तरफ ज्यादा, कौन डिसीजन लेगा? ये आज तक नहीं जा सके इस मामले की तरफ, क्यों नहीं? तो अब आना जाना पड़ेगा, नहीं तो आप खत्म हो रहे हैं ना। आपकी इकोनॉमी इस वक्त, आज अगर IMF यहाँ से चली जाए तो आपकी इकोनॉमी कहीं नहीं जा सकती। क्यों? दूसरी चीज ये सही है, आज अगर IMF गई तो आप फारग। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, 12 अरब डॉलर एक साल में 4200 कंपनियां दुबई में रजिस्टर्ड हुई हैं। हुकूमत ने क्या किया है? नंबर 1। नंबर 2, वो क्यों रजिस्टर की गई वहाँ पे? यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है। नहीं, रजिस्टर्ड की गई है, रजिस्टर्ड हो गई है। अच्छा, वहाँ पे कुछ प्रोड्यूस कर रही हैं सर, वो इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ शिफ्ट हो गया, बिल्डर वहाँ शिफ्ट हो गया। मुझे कुछ 10 एक बड़े चीज़ें बताएं जो पाकिस्तान से शिफ्ट होकर दुबई गई हैं। सर, तमाम इंपोर्ट जो रॉ मटेरियल की करनी है, वो यहाँ से एलसीयाँ नहीं खुलती थी, तमाम मटेरियल एलसी नहीं खुलती थी, वो लोग वहाँ शिफ्ट हो गए, वो लोग वहाँ शिफ्ट हो गए जी, वहाँ से एलसी खुलती है, पाकिस्तान की एलसी को नहीं लेता था। सर बात नहीं सर, हम सरमायाकारी की बात, सरमायाकारी की बात, 17 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में दुबई में पाकिस्तान। That is the point. That is one of the biggest point which now it has been discussed by the Hafiz Pasha. आपका इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इतना खराब है कि इन्वेस्टमेंट हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, लोग जमीन नहीं हो रही है, जा रहे हैं बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, मगर इतना नहीं कर रहे हैं जितना दुबई में जा रहे हैं अब। अच्छा सर, आप ये कहना, अच्छा, how can you control it? Can you stop? एक मिनट, how can you control it? Which law will stop them? Nothing will stop it. आपको अपना निजाम ठीक करना पड़ेगा। सर मैं अब एक बात कह दूं, ये स्टॉप इसलिए नहीं कर सकते, ये इलीगल नहीं है। आपको अपने निज़ाम में इंसेंटिव्स वगैरह ऐसे क्रिएट करने चाहिए कि लोगों का इन्वेस्टमेंट रुझान पाकिस्तान ज़मीन की खरीदो फरोख्त में और क्या हम इनको दें, तरजीहात इनकी दें। बात यह है कि ज़मीन की इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें जो अप्रिसिएशन का पैमाना है वो बहुत कम हो चुका है पाकिस्तान में। बढ़ा दें उस नहीं, वो अपनी मार्केट फोर्सेस है ना, तो मार्केट में जो मार्केट खरीदने वाला होगा ना, बेचने और खरीदने वाला के दरमियान है ना। सर रियल एस्टेट पे टैक्स भी बढ़ा है पिछले सालों में, तजवीज़ ये कि टैक्स कम है क्योंकि रियल एस्टेट 20 और सनतों को चलाता है। एक सेकंड फिर बात सलमान शाह साहब ने की, ये स्पेसिफिकली बताएं। स्पेसिफिकली मतलब है कि हर काम जो है वो ब्यूरोक्रेट नहीं करते, गवर्नमेंट खत्म कर दें, प्राइवेटाइज गवर्नमेंट को समझाता हूं, लीन करें। लीन से मुराद क्या है? चलिए आप बताएं। आपके इस वक्त 42 डिविजन हैं फेडरल गवर्नमेंट, ये बात हुई, कितने हैं? 15 कितने हैं? 42 को आप 15 पे लेके आए। यस, ये है पॉइंट। और डीरेगुलेट साथ करें, ये ठीक है सर। डॉक्टर साहब का कहने का मकसद है
कि अगर आप हाई कोर्ट का जज वकीलों से लगाते हैं, अगर MS आप डॉक्टर लगाते हैं, तो मुआशी निज़ाम में ब्यूरोक्रेट कोई रोल अदा नहीं कर सकता। ये असल मकसद है। आपकी तजवीज़ क्या है? मेरी तजवीज़ है कि यहाँ से चैम्बर के लोग, यहाँ से जो मुआशियात दान है, उन लोगों का काम है। ये उन लोगों का काम नहीं है। बस 77 साल से आप लोगों ने वक्त ज़ाया किया है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, एक सवाल है, राइट मैन द राइट जॉब होनी चाहिए। अगर आप बंदूक दे दें ऐसे बंदे को जिसको चलानी ना आती हो, वो इकॉनमी के साथ कैसे खेलता है? क्या बिजनेसमैन पार्लियामेंट में बैठे हैं? कोई नहीं बैठा। कोई बिजनेसमैन पार्लियामेंट में है ही नहीं। इफ्तिखार साहब क्या करें? कितने हैं? जितने भी हैं, क्या वो कानून साजी नहीं करवा सकते? वो कानून साजी डंडे पे हो रही है। 2 मई को जो 1 सेकंड 2 मई को जो ऑर्डिनेंस आया है, आप 15 अगस्त मेरी डेट लिख लें। आज 15 अगस्त के बाद ये लाहौर होगा और वो ऑर्डिनेंस होगा। FBR आइए, ये पॉइंट रेस किया गया कि पैसा जो है ज़मीनें खरीदने के लिए भी पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। दुबई में ज़्यादा ज़मीनें खरीदी जा रही हैं, बिल्कुल यहाँ पे नहीं खरीदी जा रही। इसकी वजह क्या है? इनका कहना है कि यहाँ पे इनकी बात सुन लेना, इसका जवाब चाहिए कि इनका कहना है पाकिस्तान में जो लोग ज़मीनें खरीद रहे हैं उनकी भी कोई सुनने वाला नहीं है। आप क्या कहते हो? आपकी इकॉनमी में शरह नमू 2.5% या 3% होगी तो ज़मीन की कदर जो वैल्यू जो वो कहाँ बढ़ेगी? ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो पूरी का पूरा ये सेक्टर एक नया डेवलप हो गया है, जहाँ पे सरमायाकारी करने वाले से पूछा भी नहीं जा रहा कि पैसा कहाँ से आया, और कई एमनेस्टी स्कीमें भी इजाज़त दी गई। ये कह रहे हैं इसके बावजूद फ़ायदा नहीं हो रहा। आप क्या कहते हैं? की वजह यह है कि पिछले 2-3 सालों में हमने रियल एस्टेट पे टैक्सेशन बहुत ज़्यादा कर दी हुई है। सो मच सो कैपिटल गेन टैक्स लगता है उस प्रॉपर्टी पे कि जो 30 जून 2024 से पहले अगर ख़रीदी गई थी, तो अगर 6 साल से कम अरसे में बेची जाए तो उस पर लगता है। हमने हर प्रॉपर्टी पे, चाहे वो मेरी आबाई प्रॉपर्टी है, चाहे मैंने 1947 में ख़रीदी है, उसको भी मैं बेचूँ जिस पर कैपिटल गेन टैक्स कानून के मुताबिक लगना ही नहीं, मैंने उस पर भी विदहोल्डिंग टैक्स लगा दिया है। लोगों के बहुत बड़ी रकम फंस जाती है। उसकी वजह से अब लोगों में अट्रैक्शन नहीं रही। कोई ना ज़मीन खरीदने पे इंटरेस्टेड है, ना बेचने में इंटरेस्टेड है। आप मार्केट में जाएं, कोई अपनी चीज़ बेचने की कोशिश करें, वो बिकती नहीं है। उसका मेन वजह FBR की हायर टैक्सेशन है। दूसरी मैं शायद साहब मुझे एक बात बताएं, एक सवाल और ले ले। एक फैक्ट्री लगाना अच्छा है काम है, या ज़मीन खरीद के पैसे ब्लॉक कर देना ज़्यादा अच्छा काम है? आपकी अल्लाह करे कि फैक्ट्री लगाना आसान हो, लेकिन गवर्नमेंट के 75 महकमे है कि आप फैक्ट्री लगाएं तो वो आपका रास्ता रोकने आते हैं। 75 महकमे घूम के पहुंचे। ये असल बात है। आप बताएं फिर क्या करें? जस्ट टू फिनिश द पॉइंट, इस वक्त पाकिस्तान में फैक्ट्रीज पर और ज़मीनों पर 2.5 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग रहा है बनस्बत फैक्ट्रियों के। तो ये कह रहा हूँ ना, ये तो प्रोडक्टिव सर ये सवाल मेरा ये सवाल आप सब पढ़े लिखे लोग मेरा ये सवाल आप सब पढ़े लिखे लोगों के लिए था कि मैं ये समझता हूँ कि ज़मीनें ज़्यादा खरीदी जा रही हैं, फैक्ट्रियाँ कम लग रही हैं, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा होगी, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, ये मैं सोचता था। लेकिन उसका जवाब इन्होंने दे दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। और आप भी मानते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। मैं इस बात के बहुत ज़्यादा हक में नहीं हूँ कि गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए बिजनेस में। 1952 में PIDC बनी थी, वो फैक्ट्रियाँ बनाती थी और प्राइवेट सेक्टर में दे देती थी। आज से 30-40 साल पहले तक यही PIA, यही स्टील मिल सरकार ही चलाती थी और प्रॉफिट में चलाती थी। एक्चुअल इशू बैड गवर्नेंस का है, जो हमारे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता पर्टिकुलरली 80s ऑनवर्ड्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि गवर्नमेंट्स ने उन सरकारी इदारों में अपने बंदे भर्ती करा दिए। नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे प्रोडक्शन रुक गई और सिर्फ उनके लोगों को जॉब्स मिल गए और उनका एक्सपेंडिचर बढ़ गया। फाटा आ जाता है, कभी फाटा पाटा आ जाता है, कभी आपका गदून मज़ई आ जाता है, कभी आपका फलाना फ्री जोन आ जाता है। विद इन स्टेट पाकिस्तान के अंदर आपके 4 निज़ाम है। अच्छा जैसे फाटा पाटा में हो रहा है। अच्छा ठीक सर देखे ना, वहाँ सारी फैक्ट्री वहाँ शिफ्ट हो गई, वहाँ पैसा कमाया, फिर दूसरी जगह चले गए। जी, बात ये है कि हमारा जो सनती शोबा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हमने इतना ज़्यादा टैक्स का बोझ डाला है, बहुत ज़्यादा। मैंने अभी मेरे स्टूडेंट ने PhD किया है, 4 गुना टैक्स का बोझ है on large scale in manufacturing compared to the rest of the सर करें क्या? ना टैक्स ना लगाएं, किसी चीज़ में भी टैक्स ना लगाएं? नहीं,
जो आपके अशरफिया हैं, वो अशरफिया को एक्सप्लेन कर दो एक दफ़ा प्लीज़। देखें, अशरफिया वो जो होते हैं, जो अमीर तबका है, जो टैक्स नहीं दे रहा है, उनको किसी तरह से आप कुछ हद तक आप खुद ही कह रहे हैं कि वो तो दुबई चला गया सारा। आईपीपीज वाले, सीधा लफ्ज आईपीपीज वाले। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो वही अशरफी। आप देखिए आईपीपीज का एग्जांपल होंगे, कितने होंगे? बस 40। 40 लोग तो पाकिस्तान को नहीं ये रकमाल बांट के बैठे। 2111 अरब रुपए खा जाते हैं। बहुत ज्यादा 2111 से ज्यादा अरब रुपए का फायदा है आईपीपीज को, और वो भी डॉलर्स में आपको पेमेंट करनी है। कुछ अंदाजा है? कर रहे थे उस वक्त जब ये हो रहा था? आप जवाब दें, मैं क्या दूं? नहीं मतलब क्या कर रहे थे आप? हम तो साइड से बैठ के देख रहे थे कि ये क्या तमाशा हो रहा है। एक और ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू आगे लेके चलेंगे। आपको गुफ्तगू में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बात यह है कि एनर्जी सेक्टर जो है उसने पाकिस्तान को यरगमाल बनाया है। बिल्कुल ऐसा ही आपने कह दिया ना, खत्म। हाँ, नहीं, नॉट ओनली दैट, उसके साथ हमारा जो पॉलिटिकल जो है निज़ाम वो जुड़ा हुआ है उसके साथ। हाँ। उन्होंने जो ये 94 की जो पॉलिसी है, 40 लोग हैं, 40 लोगों ने, अली बाबा 40 शोर में कहता हूँ, 40 लोगों ने, आप दोनों मिनिस्टर्स में बात कर रहा हूँ, और 40 लोगों ने पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को यरगमाल बना लिया। 94 की पॉलिसी जो है उसमें हमने सरेंडर कर दिया, सब पाकिस्तान सरेंडर कर दिया। और अब आप देख लेना, आपकी बिजली इतनी महंगी है मगर सर 30 साल में हमें कोर्स करेक्शन का कोई वक्त नहीं मिला, रिव्यू का। हम यही बात, मतलब मुझे खुद नहीं हम रेपुटेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड द थिंग्स हमने बिल्कुल रीफोकस नहीं किया, बल्कि हमने उसको और आगे किया और फायदा गवर्नमेंट को नहीं पता था। सर आप मेरी बात सुनिए, अशराफिया कितने परसेंट होगी? मुल्क की 2% है, 3% है? नो 0.01%। 1% को नहीं पकड़ सकता है, तो फिर ऐसे इदारे का क्या करना है कि 0.01% नहीं, लॉज आर प्रेजेंट टू प्रोटेक्ट देम। आपने लॉ में ये पॉलिसी में ये कहा है कि आपका जो प्रॉफिट है ऑन योर इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड रिटर्न गारंटीड इन डॉलर्स एंड एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। This is an international. This is the main reason. Sovereign guarantee. अभी पाशा साहब और एक मिनट, आप दोनों, सलमान शाह साहब और पाशा साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम समझ गए आप क्या कह रहे हैं, लेकिन ये 40-42 लोग ही पाकिस्तान के जिम्मेदार हैं। और क्या देखें, इसमें अगर आप देखें तो पूरा वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व है, जिन्होंने ये पॉलिसीज आईपीपीज की लेके आए, और उसके साथ आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, उसके साथ आपके जो हुक्मरान थे उस वक्त के वो भी इन्वॉल्व हैं। अब करें क्या? सारे एक मिनट प्लीज, आपको ये सारी चीजें रिवर्स करनी पड़ेंगी। आप निजाम को रिफॉर्म करें। आशा देखें वो कैसे रिफॉर्म करें, यहीं तक ही पता है सबको कि निजाम को हमने रिफॉर्म करना। इस वक्त आपका जो निजाम है वो दुनिया की सबसे महंगी बिजली दे रहा है, जिसकी वजह से ना इंडस्ट्री चल सकती है और ना एग्रीकल्चर चल सकती है। ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि इस निज़ाम को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। एक हो गया ना, बिजली के निर्खों को कम किया जाए। नहीं, वो इस तरह से कम नहीं कम करेंगे। ये आपका इस वक्त सर्कुलर डेट हर चीज के बावजूद 2400 अरब और अगर आपने कम कर दिया कीमत और लॉस हुआ तो ये 5000। एक सेकंड सर, खौफनाक सूरत फेस कर रहे हैं हम सारे दोस्त, तवज्जो फरमाएं। इफ्तिखार साहब के सबसे बड़ा, एक मिनट, फॉरेन कंपनियां बाकी नहीं कर सकती। एक कितनी खूबसूरत बात हो रही है। इस वक्त मेरे पास पाकिस्तान के बेहतरीन दिमाग बैठे हैं जो टैक्स की बात करते हैं, आवाम की बात करते हैं, उनकी बहबूदी की बात करते हैं, गुर्बत का खात्मा चाहते हैं, अच्छी गवर्नेंस चाहते हैं। जब सवाल ये किया जा रहा है क्या किया जाए, तो उसके बारे में जवाब नहीं। सर 16 सेंट किया जाए, पाकिस्तानी कंपनियां क्यों नहीं कर सकते? आपको दो हिस्से हैं ना आपके बिजली के निर्ख के। हाँ, एक है आपकी कैपेसिटी पेमेंट, वो आप बिजली बनाएं या ना बनाएं वो आपने पे करना है। दूसरा है आपका फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल कॉस्ट ये है कि जितने का वो बिजली बनेगी उतने आप उसकी चार्ज कर सकते हैं। सो इस वक्त जो हम पूरी जो प्राइसिंग मैकेनिज़्म है, हम कहते हैं कि जी कैपेसिटी पेमेंट भी पे हो और
फ्यूल कॉस्ट भी पे, और उसकी वजह से इंडस्ट्री बैठती जाती है। कि इसको इम्प्रूव कर लें तो सरमाकारी होगी, कुछ इम्प्रूव करने से बेहतरी आएगी, लेकिन इसके बाद आपको नई जो बिजली का निज़ाम है वो सोलर है, वो तो 2-3 सेंट पे आ चुका है। वो तो इतना सस्ता है कि आप इसको बंद भी कर दें और उसको चला लें, फिर भी आपको फायदा है। एक और चीज़ ये है कि हमने बिजली के बिलों पर बेतहाशा बताया, आयशा ने पॉइंट आउट किया वगैरह। आपको पता है कि 10 रुपए अगर कीमत हो तो उसमें 3 रुपए 70 पैसे बिजली की कीमत नहीं है, दूसरी चीजें। वार फंड है पिछला 71 वाला 65 वाला। अच्छा, आपका पता नहीं टाइम अब कितना रह गया है। मोटी मोटी अगर आप बात करें ना, ऐसे ले आते हैं वन बाय वन, आप सब हमें वो तजवीज़ वो डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर वन इस दफा आपका डिफेंस बजट बहुत ऊपर जाएगा, और IMF के मुताबिक उसको आप टैक्स के ज़रिए पूरा कर सकते हैं। आप ना कर्जा ले सकते हैं और ना कहीं छुपा सकते हैं। नंबर वन जी, इसका मतलब ये है कि या फिर आप अपने बाकी अखराजात कम करें, डाउन साइज करें गवर्नमेंट को, PSDP को ख़त्म करें। ये ख़र्चे आप सारे ख़त्म करेंगे तो आप यहाँ से आगे चल सकते हैं। दूसरी बात, फिर आपको ये निज़ाम को अगर आपने छोटा करना है, फेडरल गवर्नमेंट को 18th अमेंडमेंट के मुताबिक 15 मिनिस्ट्रीज के ऊपर कैप करना है और नीचे लोकल गवर्नमेंट, उस तरफ आपने पूरा ध्यान देना है कि वहाँ पे निज़ाम ठीक बनाएं, वहाँ भी ना चौक कर दें, वहाँ भी अगर ब्यूरोक्रेसी घुसा दी। सो इस दफ़ा का जो बजट होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बजट होगा, उससे पता लगेगा कि हुकूमत क्या करने जा रही है। दो चीज़ें, वी आर गोइंग टू वाइंड अप नाउ। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो इस वक्त सिक्योरिटी के हालात हैं, पाकिस्तान का जो इस वक्त मसला है हमारे पूरे खित्ते में जो सूरत है, आपने बहुत मुनासिब बात की कि हमें डिफेंस के बजट में इजाफा नुमाया तौर पर करना पड़ेगा, या तो आप डायरेक्टली करें या इमरजेंसी प्रोविजंस लेकर आएँ। दूसरा ये है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, टॉप प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू अर्ली कंप्लीशन of ongoing water project, all water projects 34 प्रोजेक्ट्स हैं। अब आपको हैरत होगी, डैमर बादशाह डैम इतने अरसे से हमने कम नहीं कर पाए, अब उसके लिए हम सालाना सिर्फ 124 अरब रुपए दे रहे थे, हमें कम से कम इसको बढ़ाकर 400 से 500 अरब करना है। 3 साल में सारे प्रोजेक्ट कम करना है, ख़त्म करना है, ताकि इंडिया जो हमें ब्लैकमेल कर रहा है उसमें हम अपनी पोजीशन बेहतर। ख्वाजात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। आपको गुफ्तगू में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पाशा साहब, एक छोटी सी मैं बात करूँगा। इतने पैसे हासिल करने के लिए ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रोकना पड़ेगा ना फिर 1 साल के लिए हमें। ये सड़कें हैं, ब्रिजेज हैं, तो नॉन प्रायोरिटी एरिया है। थैंक यू जी। आप सर देखें जी, सबसे इम्पोर्टेंट जैसे पाशा साहब ने फरमाया है, आपको वाटर लेवल इम्प्रूव करने के लिए प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना चाहिए। नंबर ये तो हो गया ना। नंबर 2, 10 करोड़ 53 लाख जो अकाउंट होल्डर हैं, उनमें से कम 1.5 करोड़ लोगों को जुलाई को टैक्स नंबर जारी करना पड़ेगा। टैक्स की शरह कम करनी पड़ेगी, और जो 36 महकमों वाला खेल है इंडस्ट्री लगाने वाला, उसको सिंगल महकमा करना पड़ेगा, सिर्फ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ फ्रेंडली माहौल देना पड़ेगा, और जो पैसा हमारा फ्लाई कर गया है उसको लाने के लिए स्कीम देनी पड़ेगी, अदरवाइज पैसा कहाँ से आएगा? एमनेस्टी स्कीम, एमनेस्टी स्कीम में कोई फायदा नहीं हुआ आज तक। मगर क्या एक सवाल है, जो 50,000 ड्यूल नेशनल पाकिस्तान की पोस्टों पे हैं, इनका वहाँ क्या काम है? सर दोनों से सिर्फ एक फिक्रे का सवाल,
क्या ये ड्यूल नेशनल पोस्टों पे जो लोग हैं इनकी फ़र्क कर दिया जाए इनको? नहीं, ड्यूल नेशनल्स का मसला नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का मसला। नहीं, उन्होंने ड्यूल में वो आई डोंट थिंक दैट इज द इशू। इशू तो इस कुछ हद तक है बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बहुत हो। जी एफबीआर साहब, आपके पास पैसा कोई नहीं है, कि आप क्या बेहतरी करके दे सकते हैं? ऐसा कोई है नहीं है, इकट्ठा कर नहीं सकते हो, महकमा आपके वहाँ मौजूद है, तजवीज़ ये है कि आपके महकमे को खत्म कर दिया जाए। बहुत अच्छी बात है, कर दिया जाए, फिर देखें क्या उसके बाद क्या होगा। लेकिन प्लीज आप देखिए, सिर्फ बैंक अकाउंट होल्डर्स को टैक्स नंबर देने से तो अकेला मसला हल नहीं होगा। एक्चुअल ये है कि जहाँ पे भी डेबिट, एक तो आप एनकरेज करें डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट्स, उनको कुछ कंसेशन दें ट्रांजैक्शंस करने में, ताकि लोग एनकरेज हों डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने पे, और दुकानदार भी उस पर वसूल करे। उसको आपका जो पराल का सिस्टम है उसके थ्रू उसकी इंफॉर्मेशन को शेयर करें विद एफबीआर के यार ये इस बंदे ने इतनी सेल की है या परचेज की है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर इसकी एक्चुअल इनकम कितना होनी चाहिए, उस पर आप प्रॉपर टैक्सेशन करें, टैक्सेस के रेट कम करें, लेकिन उनकी सेल को सही तरीके से गेज करें। उसके बगैर काम नहीं हो सकता। पानी के लिए ये है कि बड़े डैम तो चलो जब बन सकेंगे, इतनी बारिशें होती हैं, इतने सैलाब होते हैं, आप अपने हर इलाके में, गांव में, शहरों में कोई पानी इकट्ठा करने का सिलसिला बनाएं जिसको आप वक्त के जरूरत के वक्त पे इस्तेमाल कर सके। सर इनका मसला तब हल होगा कि 5,000 का नोट और 1,000 का नोट बंद हो। 80% आपकी जो इकॉनमी है वो ब्लैक इकॉनमी है। जी सर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो कराने के लिए सेल्स टैक्स जो है 18% से कम करके 10 से नीचे लेकर आए, नंबर 1। नंबर 2, डिजिटलाइजेशन करें ताकि हर ट्रांजैक्शन जो है ट्रेसेबल हो, और उसी के अंदर मिनिमम टैक्स के ऊपर इवन लेस देन 1%। वाटर सोलर एनर्जी से बिजली जनरेट करें ताकि हमारी बिजली 10 सेंट के ऊपर आनी चाहिए। 10 सेंट के ऊपर बिजली जो है वारा खाती है। और एक्स चेयरमैन टेफ्टा पंजाब, हमें चाहिए कि 10 लाख बच्चों को ख़ास तौर पे दही इलाकों के अंदर हम उनको वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग दें ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बेहतर हो सके। जी बानो साहब, अब आपके पास फ्लोर और आपका क्या इशू है रह गया बाकी, क्या तजवीज़ और देंगे ताकि हम आगे को जा सकें? पाकिस्तान की धरती पर सबसे बड़ा हक उसकी पॉपुलेशन का है। इस धरती को अगर कोई 1 साल के अंदर पाँव पे खड़ा कर सकता है तो वो एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान है। और उस एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान को आपने 1 साल में ज़मीन बोझ कर दी है। आज भी अकल के होश लें और उस एग्रीकल्चर को पाँव पे खड़ा करें। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की हर प्रोड्यूस दुनिया में एक्सपोर्टेबल है। उसका घास एक्सपोर्टेबल है, उसकी चारा एक्सपोर्टेबल है, उसकी गन्ना एक्सपोर्टेबल है, उसका फल एक्सपोर्टेबल है, उसका जो कपास एक्सपोर्टेबल है, उसका चावल एक्सपोर्टेबल है, उसके जो दुनिया के बेहतरीन जो चीज़ें फ्रूट है वो एक्सपोर्टेबल है। उसके लिए आपको साल की इंडस्ट्री नहीं चाहिए। आपके इल्म में ये जो आपकी बिजली है सबसे कम इस्तेमाल गांव में होती है। $4 अरब पे आपका जो है वो राइस चला गया है। आप उस $4 अरब को $8 अरब कर सकते हैं 6 महीने में। आप उसके बाद आपकी गंदम है, आप उसकी क्वालिटी दुनिया में 20 करोड़ बोरी गंदम पैदा करता है ये पंजाब। दुनिया में 11% प्रोटीन का दुनिया का कोई सूबा नहीं पैदा करता। उसकी आप अगर प्राइस इतनी दे देते और वो आप बजाय काबल में चर्च के अगेंस्ट वो अगर गंदम अफगानिस्तान जाने की बजाय यूरोप की मंडियों में जाती तो आज वो किसान के लिए फ़ायदेमंद होती। आपको पता ही नहीं है कि आपका लाइफ स्टॉक की वैल्यू कितनी है। आपका 5,000 गाय भैंसें और जो है वो अफ़गानिस्तान डेली जाती हैं। ख्वाजा हज़रात, ये एक डिबेट है जिसमें तजावीज़ हैं, जिसमें ख्वाहिशात हैं, जिसमें डायरेक्शन की बात की गई है कि हमें इस पर भी गौर करना चाहिए। जो दोस्त आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं वो इस मुल्क के इक़्तिसादी मामलात को बहुत बेहतर तौर पे जानते हैं। डॉक्टर हफीज़ अहमद पाशा जैसे लोग, डॉक्टर सुलेमान शाह जैसे लोग, मियाँ अबू ज़र शाह जैसे लोग, शाहिद हुसैन असद जैसे लोग, सैयद मोहम्मद बोसन जैसे लोग, फ़ारूक बाईवाज़ साहब जैसे लोग जो बातें कहते हैं इनमें वज़न है, इनके मीनिंग्स हैं।
और ये मुखातब हैं उन लोगों से जो बजट बनाते हैं, जो बजट बनाने की कोशिशें करते हैं। इनकी ख्वाहिश है कि ये एक ऐसा बजट बनाएं जिसमें पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी ख़त्म हो। इनकी ख्वाहिश है कि एक ऐसा बजट बनाएं जिसमें पाकिस्तान का दिफा भी मजबूत हो लेकिन माली हालात भी बेहतर हों। इनकी ख्वाहिश है कि एक ऐसा बजट बनाएं कि टैक्स लगे और ऐसा लगे कि लोग टैक्स भी अदा करें। और इनकी ख्वाहिश है कि ये जो आप बिजली पैदा करने के चक्कर में फंस गए हैं, इस चक्कर से जितनी जल्दी हो सके निकलें। ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचते हैं। ये पाकिस्तान में निज़ाम को तब्दील करने की बात कर रहे हैं विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का पाकिस्तान। ये बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की। सुनिएगा इन्हें और मुझे और आयशा भट्ट को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।